नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। दिल्ली के सदर बाजार कुतुब रोड मिठाईपुर में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। प्रशासन आंख मूंद कर बैठा हुआ है। प्रशासन और जनता कोरोना की तीसरी लहर को बुलावा चाहती है और इसीलिए बाजारों में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। खबर चलने के बाद प्रशासन की नींद खुली। अब सदर बाजार को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन जनता इस प्रकार की भीड़ का हिस्सा लगातार बनती जा रही है तो दिल्ली में दोबारा से लॉकडाउन करना पड़ सकता है। अगर इसी तरह की लापरवाही बढ़ती गई तो दोबारा लॉकडाउन करना पड़े, इसके हालात फिर से पैदा हो सकते हैं। प्रशासन पूरी तरीके से आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर हालात ये हो चुके हैं। लोग समझने को तैयार हैं, मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। पता है सबको कि दूसरी लहर खत्म होने को है। अगर कुछ दिन और घर में रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो ये जो दूसरी लहर है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और तीसरी लहर, जिसका डर इस समय पूरे देश को सता रहा है, वो नहीं आएगी। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, वो फिर भी घर से बाहर निकल रहे हैं और हालात ये हो चुके हैं कि दुकानें बंद हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। ये देखिए कितनी भीड़ है इस समय, सड़कों पर जाम लगा हुआ है। बाजारों की तस्वीरें देखें तो वहां पर भी खस्ता हाल है। भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो दूसरी लहर खत्म होने की कगार पर है, शायद ये तस्वीरें आती रही तो मुश्किल हो जाएगा। राजीव तिवारी संवाददाता इस समय दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जो तस्वीरें इस समय निकलकर सामने आ रही है, भीड़ की तस्वीरें हैं। अनलॉक 7 का ऐलान कर दिया गया, अनलॉक 7 इस समय दिल्ली में चल रहा है। मतलब जितनी ज्यादा पब्लिक को छूट मिल रही है, उतनी ज्यादा लापरवाही देखने को मिल रही है। अनलॉक की प्रक्रिया की तो वो कहीं ना कहीं जरूर नजर आ रही है। और जहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने अनलॉक 7 की शुरुआत की गई है, मगर जिस तरीके से लगातार बाजारों के अंदर भीड़ है और जिस तरीके से हमने कल भी देखा कि सदर बाजार के अंदर लगातार लापरवाही की जा रही थी, मिठाईपुर के ऊपर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि कहीं ना कहीं लोगों को डर बिल्कुल भी नहीं था और कहीं ना कहीं जो अधिकारी होने चाहिए थे वो भी गायब नजर आए। मगर जिस तरीके से मीडिया ने पहचान लिया और उसके बाद में जैसे ही अधिकारियों तक बात पहुंची कि मीडिया बाजारों के अंदर उतर चुकी है और कहीं ना कहीं उनकी जो वीडियो है वो वायरल हो चुकी है और लगातार मीडिया जो है कवरेज दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों ने संज्ञान लिया और कहीं ना कहीं जो बाजार को है वो लगभग 3 दिनों के लिए सदर बाजार को बंद करने का अनाउंस कर दिया गया है। जी, बाजारों को बंद करने का फैसला कर लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, कोरोना की जो दूसरी लहर है खत्म होने के कगार पर तो है, लेकिन जैसे लोगों की लापरवाही सामने आ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे, तो उससे लग ये रहा है कि दूसरी लहर को खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जनता जो लापरवाही कर रही है और कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर सबसे ज्यादा भीड़ मिल रही है, तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दूसरी लहर अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। मगर जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, लगातार भीड़ बढ़ रही है, तो उससे कहीं ना कहीं अभी लगता है कि दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है और दूसरी लहर से बचने के लिए भी कहीं ना कहीं जो इंतजाम थे वो नाकाफी साबित होंगे। क्या आंकड़े जरूर घटे हैं, अगर इसी तरीके से भीड़ बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं आंकड़े दोबारा से बढ़ेंगे और जो तीसरी लहर है उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। मगर जिस तरीके से लगातार बाजारों के अंदर अधिकारी नहीं है और मीडिया जब संज्ञान लेता है उसके बाद में ही बाजारों को बंद किया जाता है, तो उससे पहले क्यों नहीं किया जाता है। मगर जिस तरीके से हमने लक्ष्मी नगर के अंदर देखा, इंदर रोड के अंदर देखा, लाजपत नगर के अंदर देखा, अब सदर बाजार को बंद कर दिया जाए, कल से गब्बार मार्केट को ही बंद कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके जिस तरीके भीड़ उमड़ रही है उससे कहीं ना कहीं अधिकारी जिस तरीके से गायब है, उससे लगता है कि जनता जो है वो लापरवाही करती नजर आ रही है और जनता को अंदर जो कोरोना का खौफ होना चाहिए थे वो भी बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। जी, कोरोना का खौफ बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है और यही वजह है कि दुकानें बंद करनी पड़ रही हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो लॉकडाउन कहीं दोबारा लगाने की स्थिति ना आ जाए, क्योंकि लापरवाही जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और दिल्ली सरकार के पास हम पहले भी जैसा अब तक देखते आए हैं, चाहे वो पहली लहर की बात हो या फिर दूसरी लहर की शुरुआत की बात हो, कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का फैसला लेना ही पड़ता है, लॉकडाउन लगाना ही पड़ता है, चाहे वो थोड़े थोड़े दिन का हो या फिर ज्यादा दिनों का हो। अगर इसी तरह से होता रहा तो कहीं ऐसा ना हो दोबारा सरकार को फैसला लेना पड़ जाए, क्योंकि अभी स्थिति कंट्रोल में है। अभी सिर्फ 60-70 केस आ रहे हैं।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जैसे लॉकडाउन 1 की, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि हम लॉकडाउन जो लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मजबूरी की वजह से लगा रहे हैं, क्योंकि अभी समाधान कुछ भी नहीं है और कोरोना से लोगों को बचाना है। वही चीज हमने दूसरी लहर के अंदर भी देखी। राज्य सरकारें बार बार जनता से अपील कर रही थी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बना के रखें, जिसकी वजह से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा नहीं बनाया और कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को भी लॉकडाउन लगाना पड़ा। मगर दूसरे तरीके से अभी जो हालात है, यानी कि अलग जरूर किया गया है और तीसरी लहर से बचने के लिए भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर से अगर बचेंगे तो ही कहीं ना कहीं लॉकडाउन का रास्ता नहीं निकल पाएगा। मगर जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाजारों में भीड़ हो रही है और कहीं ना कहीं बाजारों को बंद करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सरकार ने बाजारों को खोलने के साथ साथ लोगों की अर्थव्यवस्था को जो डामाडोल थी उसको कहीं ना कहीं पटरी पर लाने के लिए बाजारें खोले गए थे। मगर जिस तरीके से जनता भीड़ का रूप दे रही है और कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर भीड़ की ज्यादा देखने को मिल रही है, उससे सही में कहीं ना कहीं यही लगता है कि सरकारों को दोबारा से बाजारों के अंदर या फिर चाहे दिल्ली के अंदर लॉकडाउन का लगाना कहीं मुश्किल बनता है। मगर जिस तरीके से लॉकडाउन अगर लगाना पड़ गया तो कहीं ना कहीं दोबारा लोगों की स्थिति बिगड़ेगी। फिर लोग पर जनता सरकार से गुहार लगाएगी कि सरकार उनकी जब कुछ नहीं कर रही है। मगर यहाँ पर जिम्मेवारी जनता की ही और जो अधिकारी होने चाहिए बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बनाने के लिए उनके, वो भी कहीं ना कहीं गायब नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता जो है जिससे लापरवाही कर रही है उससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर जरूर मुश्किलें बड़ी बढ़ सकती हैं। जी अनलॉक 7 जो दिल्ली में इस समय लगाया गया है उसमें बहुत सारी छूट दी गई है। इस बार गैदरिंग को भी इस बार छूट दे दी गई है, भले ही वो 50% क्षमता के साथ हो, लेकिन इस बार वो छूट दे दी गई है क्योंकि देखने को मिल रहा है, चाहे स्कूलों की बात हो या फिर इंस्टीट्यूट की बात हो, बहुत सारी छूट लोगों को मिली है। कल से माहौल कैसा दिख रहा है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें स्कूलों के अंदर जो 50% की करीब छूट दी गई है, प्रोग्राम करने के लिए छूट दी गई है और जो थिएटर है उनके लिए के अंदर छूट दी गई है, तो लगातार कहीं ना कहीं इन तरीके की छूट जरूर दी जा रही है। मगर जिस तरीके से लापरवाही देखने को मिल रही है उससे कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती है। मगर दिल्ली सरकार ने यह स्पष्ट किया है स्कूल प्रशासन और कहीं ना कहीं जो अधिकारी है अगर उनकी परमिशन नहीं होगी तो कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रोग्राम नहीं होंगे, मगर उनकी परमिशन देना जरूरी होगा। मगर दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं ये भी जनता को मैसेज देती नजर आ रही है कि अगर कोरोना से बचना है तो कहीं ना कहीं भीड़ का रूप जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होगा और उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए अधिकारियों को ही सख्ती से पालन करना होगा। मगर जिससे बाजारों के अंदर अधिकारी नहीं है और बाद में मीडिया के बाद कहीं ना कहीं संज्ञान लिया जाता है और उसके बाजारों को बंद कर दिया जाता है 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को थोड़ा सा सख्ती बरतनी होगी ताकि बाजारों के अंदर इतनी भीड़ ना हो सके। जी बाजारों के अंदर भीड़ ना हो सके, अधिकारियों को सख्ती से पालन तो करना होगा, लेकिन जो व्यापारियों की बातें सामने आती है, हम व्यापारियों को भी रोजाना सुनते हैं, उनके व्यापार बंद हो चुके हैं, उनकी दुकानें बंद हो चुकी है, क्योंकि बाजार नहीं खुलेंगे तो दुकानें नहीं खुलेंगी, दुकानें नहीं खुलेंगी तो पब्लिक घर से बाहर नहीं निकलेगी, जिसके चलते व्यापारी जो है उनका कारोबार पूरी तरीके से ठप हो चुका है। अब वो चाहते हैं कि उनकी दुकानें खुल जाएं, दुकानें खुलेंगी तो पब्लिक बाहर आएगी, कोरोना फैल सकता है और बड़ा स्प्रेडर इसकी वजह से हो सकता है। यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति सरकार के लिए भी है और प्रशासन के लिए भी, अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार ने बेशक गाइडलाइन बनाई और गाइडलाइन बनाने के बाद में अधिकारियों को दे दी गई और अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं। अगर अधिकारी थोड़ी सी सख्ती से पालन करे और बाजारों के अंदर बार बार अनाउंसमेंट की जाए कि आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है और जो अधिकारी जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना रहे हैं उनके ऊपर जुर्माना किया जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में थोड़ा सा जुर्माने का डर ही सही मगर डर तो जरूर बनेगा। मगर जो दुकानदारों की बात करें क्योंकि उनका अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट है, व्यापार बिल्कुल खत्म हो चुका है, मगर दुकानदारों को भी समझना होगा कि जनता जो है यानी कि जो ग्राहक उनके पास आता है उनको भी खुद समझाएं कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बना के रखें ताकि उनको सामान देने में आसानी हो, पैसे लेने में आसानी हो और भीड़ जो है वो कंट्रोल हो सके। मगर यहाँ पर दुकानदारों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है, अधिकारियों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है और जनता तो बिल्कुल लापरवाही करती नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जनता पूरी तरीके से लापरवाही बरतती हुई नजर आ रही है। राजधानी लाइव की दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि इंदौर से है। फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करके पदोन्नति लेने के मामले में एमजी रोड पुलिस ने आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पहले लसूड़िया थाने में उनकी महिला द्वारा मारपीट समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद इसी मामले में निर्दोष होने के झूठे कागजात तैयार करके आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने पदोन्नति ली थी। जब इस मामले की जांच हुई तो धोखाधड़ी समेत
कई दस्तावेज धाराओं में एमजी रोड पुलिस प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसके बाद एमजी रोड पुलिस ने आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। वैसे ये अपने आप में रोचक भी है, क्योंकि जब फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। दरअसल आईएएस संतोष वर्मा उनकी सहपाठी के लंबे समय से उनके साथ रहती थी। शादीशुदा होने के बाद भी उन्होंने प्रेम विवाह किया था, जिसके चलते बड़ा खुलासा हुआ और शिकायत के बाद कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए 27 जून को और जिला न्यायालय इंदौर की तरफ से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजय सिंह रावत जी के द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया था थाना एमजी रोड में कि कुछ अज्ञात आरोपियों के द्वारा न्यायालय निर्णय की फर्जी प्रति तैयार की गई है इस संबंध में। और इस आवेदन पे जो है असल अपराध कायम किया गया एमजी रोड में, और ये 420, 467, 468, 471, 120B इन धाराओं में मुकदमा कायम था। इसके बाद उसमें विवेचना प्रारंभ की गई और इसमें जो है मुख्य मामला ये था कि संतोष वर्मा जो आईएएस हैं और अभी वर्तमान में नगरीय प्रशासन विभाग में अपर आयुक्त के पद पर पदस्थ हैं, इनके द्वारा जब इनका आईएएस अवार्ड होने वाला था उस समय जो है न्यायालय निर्णय की प्रति एक फर्जी प्रति कुछ लोगों ने तैयार की थी और उसका इनके द्वारा उपयोग किया गया। कल इन्हें पूछताछ के लिए बुलवाया गया था। प्रारंभिक तौर पे जो साक्ष्य पुलिस के पास आए, साक्ष्य यह थे कि जिस तारीख को न्यायालय निर्णय की प्रति इन्होंने लगाई है उस तारीख को न्यायाधीश छुट्टी पर थे। तो प्राथमिक तौर पे जो है साक्ष्य पुलिस को मिले कि इनके द्वारा गड़बड़ की गई है और इनको जो है गिरफ्तार किया गया है। आज हम इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और पुलिस रिमांड की मांग करेंगे ताकि जो उसमें हस्ताक्षर हैं उनकी मिलान की जा सके और फिर आगे जो साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर कहाँ से गिरफ्तार किया और कहाँ पे पदस्थ थे ये बताया हमने कि ये नगरीय प्रशासन भोपाल में अपर आयुक्त के पद पर पदस्थ हैं और इन्हें पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था। और पूछताछ के दौरान जो पुलिस को साक्ष्य मिले, जो पुलिस ने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, उसमें इनकी प्रारंभिक तौर पर जो गलती है वो पाई गई और पुलिस को साक्ष्य मिले इसके, इसलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ सर एक आध पहले भी और कोई शिकायत दर्ज हुई थी लसूड़िया? देखिए ये वही मामला था 294, 323, 506 का मामला था जो चल रहा था और उसी निर्णय की जो है प्रति फर्जी तरीके से तैयार की गई थी। सर शिकायत किनके द्वारा की गई थी? इसमें जो फरियादी हैं, इसमें जो जिन्होंने केस लगाया था वो हर्षिता अग्रवाल हैं। गणेश तिवारी संवाददाता इंदौर से हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, एक आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है, पदोन्नति के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे, पूरा मामला क्या है? अगर सबसे पहले अगर बताएं कि जो मामला है पूरा आईएएस अधिकारी है जो नगरीय प्रशासन भोपाल में पदस्थ है अपर आयुक्त के, और उनका किसी महिला के साथ प्रेम प्रसंग था और प्रेम प्रसंग के चलते उनका एक प्रेम विवाह भी हुआ था जबकि उनकी पहले ही शादी हो चुकी थी। और ऐसे में उनके साथ जो है संबंधित महिला के खिलाफ उन्होंने पहले लसूड़िया में केस दर्ज कराया था। इसके बाद महिला ने भी उनके खिलाफ हालांकि केस दर्ज कराया था, जिसके बाद कई धाराओं के तहत इनके खिलाफ जो है केस दर्ज हुआ था। लेकिन उसके बाद इन्होंने फर्जी, जब इनका पदोन्नत जो आईएएस कैटेगरी में जब इनका नाम आना था, और ऐसे में इन्होंने फर्जी दस्तावेज जो है न्यायाधीश के नाम से गलत सिग्नेचर करके और फर्जी सिग्नेचर करके और न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर अब हालांकि इंदौर के एमजी रोड थाने पे इनके खिलाफ ही शिकायत दर्ज की गई थी। न्यायाधीश की तरफ से जो न्यायाधीश वीरेंद्र रावत थे उनकी तरफ से शिकायत की गई कि उनकी जो है फर्जी सिग्नेचर करके और न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की गई है। तो वहां पर पाया गया था कि जो आईएएस अधिकारी है संतोष वर्मा, उन्होंने न्यायालय को गुमराह करके फर्जी दस्तावेज लगाकर और इस मामले को पूरी तरह से क्लोज करके और पदोन्नत पाने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए थे, जिसके आधार पर हालांकि महिला ने शिकायत की थी और तमाम जो न्यायाधीश थे उन्होंने भी शिकायत की थी। तब जाकर एमजी रोड थाने पर इनके खिलाफ हालांकि केस दर्ज किया गया था और उसकी पूरी गहन छानबीन की गई थी, जहां पर पाया गया था कि इनके खिलाफ जो है जो इन्होंने न्यायालय में प्रस्तुत किए थे फर्जी दस्तावेज थे, जिसके आधार पर हालांकि अब पुलिस ने फर्जी जो आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाकर न्यायालय में पेश किया था उन्हें गिरफ्तार कर लिया और आगे की अभी हालांकि पूछताछ जारी है और तमाम जो सिग्नेचर्स हैं और तमाम जो कागज है उनके आधार पर पूरी पड़ताल की जा रही है। जी काजल, एक दूसरे अधिकारी का जो सहयोगी का नाम साथ में आ रहा है, साथ में रहने वाला, वो क्या मामला है?
जो दूसरे साथ में रहने वाले हैं उनकी अभी पड़ताल की जा रही है, क्योंकि इसमें तो कई लोग शामिल होने की भी आशंका है, क्योंकि जो फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं वो जिस दिन अगर बात करें तो जो न्यायालय में जिस दिन फर्जी दस्तावेज लगाए गए थे उस दिन जो न्यायाधीश थे वो उस दिन छुट्टी पर थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि इसमें कई लोग जो कागज होंगे जिन्होंने प्रस्तुत किया है और जो उनके सहपाठी रहे या उनकी सहभागिता रही है इन तमाम बातों पर लेकर, इन तमाम जो फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं, जो कूटनीतिक षड्यंत्र रचा गया है, इन तमाम मुद्दों पर अब जो है जांच की जा रही है और जांच करने के बाद ही तमाम चीजों का पूरी तरह से साफ हो पाएगा। जी कदर। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है कि फर्जी दस्तावेज आप लगाते हैं उसके बाद पदोन्नति पाते हैं। ये एक बहुत गलत मैसेज भी अधिकारियों की तरफ से जाता है। निश्चित तौर पर देखिए काजल, ये एक अपने आप में बेहद ही गलत मैसेज जाता है पुलिस अधिकारियों को। कहाँ पुलिस अपनी छवि बनाने के लिए लाख कोशिशें करती है, लाख काम करती है, लेकिन ऐसे में कुछ अधिकारियों द्वारा इस तरह से वो भी न्यायालय के खिलाफ ही फर्जी दस्तावेज बनाकर अपने आप को पदोन्नत पाने के लिए ऐसे कार्य किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की छवि पर निश्चित तौर पर ऐसे पे प्रश्न उठता है। हालांकि अब उनको एक पहले ये भी पड़ताल की जा रही थी, पहले ये भी असमंजस में था कि उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन अब हालांकि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम बातों को लेकर अब उनके साथ गहन छानबीन की जा रही है। तमाम जो फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं, किनके आधार पर, किस आधार पर, और उन्हें वो जो सिग्नेचर की गई वो तमाम चीजें कहाँ से और किन के सहयोग से किया गया, उन तमाम बातों को लेकर हालांकि अब जरूर पड़ताल की जा रही है। और लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की छवि जरूर इससे धूमिल होती है कि इस तरह से एक आईएएस अधिकारी पदोन्नत पाने के लिए ऐसे फर्जी दस्तावेज लगाकर न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आईएएस अधिकारी एक बहुत बड़ा अपने आप में पद होता है। बच्चे भी सपना पालते हैं आईएएस बनने का, लेकिन इस तरह के अगर मामले सामने आते हैं तो ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। निश्चित तौर पर देखिए दिक्कत पड़ने वाली बात ही है, लेकिन हालांकि पुलिस का भी साफ तौर पर कहना है कि जो अन्य आरोपी हैं या अन्य जिन लोगों ने सहयोग किया है उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। तमाम बातों को लेकर हालांकि अभी छानबीन की जा रही है, तमाम चीजें की जा रही हैं। आपको रोकूंगी, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। गणेश तिवारी संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गणेश, एक आईएएस अधिकारी का इतना बड़ा फर्जीवाड़ा ही इसको कहा जाएगा, क्या कार्रवाई हो सकती है अब? निश्चित तौर पर देखिए अपने आप में एक ये बड़ा एक बड़ी घटना है, बड़ा ट्विस्ट किया गया है, जहां पर एक आईएएस अधिकारी द्वारा ही फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। क्योंकि अभी तक अगर वो बात करें तो जहां बड़े बड़े अपराधी जो है इस तरह के दस्तावेज जो है कूटनीतिक दस्तावेज तैयार करते थे और अपने आप को बचाने के लिए ऐसे न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत करते थे, लेकिन एक ये अपने आप में एक पहला मामला है जहां पर आईएएस अधिकारी ने ही अपने आप को बचाने के लिए और पदोन्नति पाने के लिए और तमाम जो उनके खिलाफ जो है केस दर्ज किए गए थे थाने में, दूसरे थानों में जो महिला को प्रताड़ित करने को लेकर आरोप लगाए गए थे और उन तमाम बातों को लेकर केस दर्ज किए गए थे, उन अपने आप पे लगे हुए आरोपों को छिपाने के लिए और पदोन्नत पाने के लिए उन्होंने ही फर्जी दस्तावेज तैयार किया है। हालांकि अभी पुलिस ने ये जरूर कहा है, अभी ये देखने वाली बात होगी तो उनके खिलाफ अभी क्या कार्रवाई की जाती है, लेकिन अभी पूरी चीज से अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी पड़ताल की जा रही है। पूरी पड़ताल के बाद ही अभी पुलिस ने हालांकि उन्हें रिमांड पर भी लिया है। तमाम बातों को लेकर अभी उनसे पड़ताल की जाएगी, पूरी छानबीन की जाएगी और उसके बाद ही ये देखने वाली बात होगी कि अभी किस तरह की और क्या उनके साथ कार्रवाई की जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजधानी लाइव की तीसरी खबर आपको बताते हैं, जो कि मुंबई से है। सुब्रान लकड़ावाला वाले ड्रग्स में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता को फिलहाल समन भेजा है। समन जारी करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उसे आज गोवा एनसीबी कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। एनसीबी के ज्वाइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अब असलम कासिम आजमी को दोबारा समन किए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि पहले दिन की पूछताछ में उन्हें कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, उससे कुछ और पूछताछ की जानी बाकी है, इसलिए दोबारा समन भेजा गया है। इससे पहले शनिवार को गोवा एनसीबी की टीम ने अपने दफ्तर के कई घंटों तक अबू असलम कासिम आजमी से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक इस पूछताछ के कई हाई प्रोफाइल
कनेक्शन निकलकर अब तक सामने आ चुके हैं। ड्रग्स मामले में एनसीबी को कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं और इन सुरागों के आधार पर आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे एनसीबी कर सकती है और यही वजह है कि एनसीबी की टीम अबू असलम से दोबारा पूछताछ करके उन सुरागों को पुख्ता कर लेना चाहती है। एनसीबी के आला अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक 8 जुलाई को मीरा रोड इलाके से गिरफ्तार किए गए हाई प्रोफाइल ड्रग्स तस्कर सुफरान लकड़ावाला ने अबू असलम कासिम आजमी का नाम लिया। उसने बताया कि अबू असलम भी उसके साथ ड्रग्स के कारोबार में शामिल है। इसी सुराग के बाद एनसीबी ने अबू असलम को समन भेजा था और अबू असलम इससे पहले भी 2017 में ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हो चुका है। उसे 2017 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ड्रग्स तस्करी करने के मामले में ही गिरफ्तार किया था। अबू असलम एक बहुत बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है, जो कि ड्रग्स की दुनिया का नाम इसको कहा जाएगा। जो फोटो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, पहले भी इसकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। सुफरान लकड़ावाला ड्रग मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के भतीजे अबू असलम कासिम आजमी को दोबारा से पूछताछ के लिए समन भेजा है। ये समाजवादी पार्टी के नेता का भतीजा है। समन जारी करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उसे आज गोवा एनसीबी कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। समन भेज दिया गया है। एनसीबी के ज्वाइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अबू असलम को दोबारा समन भेजे जाने की पुष्टि भी की है और बताया है कि पहले पूछताछ में उन्हें कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। मुरारी संवाददाता इस समय हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, ये अबू असलम जिसके राजनीतिक तार भी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के एक नेता का भतीजा है, इसका इस मामले में शामिल होना क्या कुछ अब तक निकलकर सामने आ रहा है? देखिए काजल, मुंबई से सटे मीरा रोड में जब 2 से 4 दिन पहले छापेमारी हुई थी, कोकीन हेरोइन ड्रग्स वहां से बरामद हुई थी और गिरफ्तार लकड़ावाला से जब 6 घंटे की पूछताछ हुई थी तो उन्होंने अबू के नाम लिया है कि इस व्यक्ति ने जो है कि फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के जो कई जगहों पर ड्रग्स की सप्लाई किया है, जिसके बाद उनसे पूछताछ जो है कि करने के लिए सम्मन भेजा गया है। आज दोपहर जो है कि उन्हें गोवा के एनसीबी कार्यालय पहुंचना होगा, जहां अपना स्टेटमेंट देना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इतने बड़े पॉलिटिकल के लोगों के बीच से ये नाम जो सामने आ रहा है, ये काफी चौंकाने वाला है। देखना होगा कि इस जांच की आंच किन किन लोगों तक पहुंचती है। काजल, इस जांच की आंच किन किन लोगों तक पहुंचती है? अब तक क्या निकलकर सामने आया है? अबू असलम जो कि इस मामले का आरोपी बताया जा रहा है, कब से इस मामले में शामिल था? क्या अभी तक कुछ सामने आया? क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि 2017 में भी वो इस तरह के मामलों में शामिल हुआ था, पकड़ में आया था। काजल, देखिए 2017 में अबू को दिल्ली की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था ड्रग्स मामले में और लगभग 6 से 7 महीने के बाद वह जमानत पर बाहर आया था। लेकिन उसके बाद इसकी दोस्ती मीरा रोड में जो सबरीप लकड़ावाला था उससे हुई और उसके बाद इस ड्रग्स की सप्लाई जो है कि और बड़े पैमाने पर बढ़ गई। मुंबई सहित गोवा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में कहां-कहां इन चीजों की सप्लाई हुई है, इसमें और कौन से लोग शामिल हैं, इन तमाम पहलुओं को जानने और समझने के लिए एनसीबी ने सम्मन जारी किया है। देखना आज ये होगा कि अबू जब गोवा एनसीबी कार्यालय पहुंचते हैं वहां क्या कुछ पूछताछ होती है। लेकिन काजल, इतना तय है कि जिस तरीके से जो कि अधिकारी समीर वानखेड़े का कहना है कि कई ऐसे सबूत, कई ऐसे दस्तावेज उनके हाथ में लगे हैं जिसके आधार पर ये जांच चल रही है। आने वाले समय में इस मामले में और भी गिरफ्तारी हो सकती है। काजल, अब पूछताछ होगी क्योंकि समन भेजा गया है, उसके बाद कई खुलासे होंगे ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अब तक भी कई अहम सुराग हाथ लग चुके हैं। कौन से वो सुराग हैं जिसकी वजह से शक और ज्यादा गहराया है? काजल, देखिए जो मीरा रोड से ड्रग्स सप्लायर जो गिरफ्तार हुआ था लकड़ावाला, उसके मोबाइल फोन की चेक और जो अबू आजमी बताए जा रहे हैं वो उनके मोबाइल चेक और कॉल डिटेल, ये सबसे अहम सबूत माने जा रहे हैं। उसके साथ साथ ड्रग्स पैडलर गिरफ्तार हुए थे, उनके मोबाइल सेल फोन के कॉल और मोबाइल के चैटिंग इन जो आरोपी है इनसे मैच खा रहे हैं।
तो ऐसे ही कई सबूत दस्तावेज एनसीबी के हाथ में लगा है और इसी सबूत के आधार पर जो अधिकारी है समीर वानखेड़े वो इस मामले को बारीकी से जांच रहे हैं। उनका मानना है कि जब इतने बड़े पॉलिटिकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट है तो इसमें और भी लोग इन्वॉल्व होंगे और यही वजह है कि सम्मन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये कोई मुरारी, ये कोई पहला मामला नहीं है मुंबई में। इससे पहले भी कितने बड़े बड़े हमने ड्रग पैडलरों की गिरफ्तारी होते देखी है, एनसीबी ने पूछताछ की है, अब तक कितने बड़े बड़े खुलासे हो चुके हैं। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि माया नगरी में कितना बड़ा ड्रग्स का कारखाना है। एक तरीके से पता ये लगता है कितना बड़ा रैकेट वहां पर चलता है। काजल देखिए, विधानसभा से लेकर के राज्यसभा तक ये बात एक मुद्दे की तरह बैठ गई है। जिस तरीके से संसद में फिल्म अभिनेता रवि किशन ने ड्रग्स मामले को लेते हुए कहा कि माया नगरी पूरी तरह से ड्रग्स की दलदल में है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा क्योंकि एनसीबी पिछले 1.5-2 सालों से सिर्फ मुंबई में ड्रग्स को लेकर छापेमारी कर रही है और हर दिन एक नए केस, एक नए आरोपी सामने आ रहे हैं। तो पूरी तरह से जो मुंबई है वो ड्रग्स की कफन में आ गई है। लगातार एनसीबी जो सरकारी यंत्रणा है ये जो है कि नशा मुक्त करने की मुहिम जारी रखी है। देखना ये होगा कि एनसीबी की इस कार्रवाई में आखिर कब तक इन नशेड़ियों के, इन कारोबारियों के, इन ड्रग्स सप्लायरों के हौसले टूटते हैं। काजल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि कब तक और ज्यादा शिकंजा कसा जाता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।